द स्टोरी ऑफ अ लीडर बाय शाहाना दास गुप्ता। इंदिरा गांधी का पॉलिटिकल करियर अपने आप में एक जर्नी रहा है। देश के पहले प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू की बेटी होने के साथ इंदिरा ने अपने लिए एक ऐसी पहचान बनाई है जिसके चलते आज भी लोग उन्हें दी आयरन लेडी ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। अपने पीक टाइम पर इंदिरा की लीडरशिप में भारत ने कई कीर्तिमान स्थापित किए और उनकी ही लीडरशिप में ऐसे कई मोमेंट्स भी शामिल हैं जिन्हें शायद सभी भुलाना चाहेंगे। इस जर्नी को कवर करने के लिए हम बात करेंगे शाहाना दास गुप्ता की फेमस और अक्लेम्ड बुक इंदिरा गांधी द स्टोरी ऑफ अ लीडर के बारे में, जिसमें हमें इंदिरा की पर्सनल और पॉलिटिकल लाइफ से जुड़ी बहुत सी जानकारी मिलेंगी। चलिए शुरू करते हैं। महान लीडर्स कभी भी इस दुनिया से भुलाए नहीं जा सकते। हमारे इतिहास में ऐसे कई लीडर्स हुए हैं जिन्हें याद करके हमें गूज बम्स आ जाते हैं। हम सोच में पड़ जाते हैं कि कैसे इन लोगों ने मुश्किल वक्त में फैसले लिए होंगे जिनसे एक देश या पूरी दुनिया का फ्यूचर डिसाइड होना है। इंदिरा गांधी भी उनमें से एक थी। उनकी लाइफ को बहुत से महान हिस्टोरियंस ने कवर किया है, जैसे ईला सेन, पुपुल जयकर, के अब्बास, एमजे अकबर और मार्क ट्यूली। हमें इंदिरा की लाइफ से जुड़ी बहुत सी जानकारी एक खास सोर्स से मिलती है जिसका टाइटल है ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। ये सोर्स दरअसल 200 लेटर्स के कलेक्शन है जो जवाहरलाल नेहरू ने अपनी बेटी इंदिरा को लिखे थे। इंदिरा की कहानी 1917 में शुरू होती है जब पूरी दुनिया वर्ल्ड वॉर 1 की तबाही के बीच झुलस रही थी, खासकर यूरोप। इस वक्त ब्रिटेन और उसके सहयोगी वॉर से पूरी तरह थक चुके थे और उनके रिसोर्सेज भी काफी हद तक बर्बाद हो चुके थे। इसका डायरेक्ट इंपैक्ट इंडिया पर भी पड़ रहा था, जो कि ब्रिटेन की एक कॉलोनी होने के कारण उसकी तरफ से वॉर में लड़ रहा था। इंडिया को ब्रिटेन की तरफ से यूज किया जा रहा था, जिसकी वजह से इंडिया की हालत बहुत खराब थी। कांग्रेस ने इस बात को लेकर काफी विरोध प्रदर्शन भी किए, लेकिन उसका कुछ फायदा नहीं हुआ। इस वक्त तक इंडिया के स्वतंत्रता आंदोलन को महात्मा गांधी की लीडरशिप में एक डायरेक्शन मिल चुका था और ये मूवमेंट 1917 में आग पकड़ रहा था। 1917 में ही इंदिरा प्रियदर्शिनी नेहरू का जन्म हुआ। इस बच्चे का इंतजार पूरे नेहरू परिवार को था और वो सब इलाहाबाद यानी अभी के प्रयागराज में इकट्ठा हुए थे। इंदिरा के जन्म से सभी खुश थे, खासकर मोतीलाल नेहरू जो कि उनके दादा थे। मोतीलाल नेहरू उस टाइम के एक बड़े वकील थे और कांग्रेस के सीनियर लीडर भी थे। इस दौरान नेहरू परिवार इलाहाबाद के आनंद भवन में रहता था, जो कि एक आलीशान मैंशन था। इन सब बातों को सुनकर आप सोच रहे होंगे कि जब नेहरू परिवार ब्रिटिश राज में भी इतनी अच्छी लाइफ जी रहा था तो फिर उन्होंने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ आवाज क्यों उठाई। इसका जवाब बहुत आसान है। जब गांधी जी ने भारत को नॉन वायलेंस के रास्ते पर चलकर आजादी का सपना दिखाया तो इस पर देश के हर वर्ग का इंसान यकीन करने लगा था, फिर चाहे वो अमीर हो या फिर गरीब हो। इसी स्ट्रगल के बीच 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, जिसने देश को हिलाकर रख दिया। जिस तरह से महात्मा गांधी ने देश को बदला, इस इंसिडेंट ने नेहरू परिवार को पूरी तरह से बदल दिया। इसके साथ ही आनंद भवन का कैरेक्टर भी बदल गया। उसके वेस्टर्न एलिमेंट्स यानी बाहर की चीजों को कम किया गया। नेहरू परिवार अब आम आदमी के साथ चलने के लिए तैयार था। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद मोतीलाल नेहरू ने पहली बार आम आदमी की मुश्किलों को समझा और उनके बेटे जवाहरलाल नेहरू तो पहले ही महात्मा गांधी के मैसेज को फॉलो कर भारत की फ्रीडम स्ट्रगल में शामिल हो चुके थे। बाप बेटे दोनों ने यह ठान लिया था कि भारत हर कीमत पर आजाद होना चाहिए। ऐसे में छोटी इंदिरा पर भी इस बात का असर पड़ा। उनका आजादी की लड़ाई में पहला कंट्रीब्यूशन गांधी जी के ब्रिटिश सामान को जलाने के मैसेज को फॉलो करते हुए आया। नेहरू परिवार का आजादी की लड़ाई में हिस्सेदार बनने का मतलब था कि आए दिन जवाहरलाल नेहरू और मोतीलाल नेहरू को जेल जाना पड़ता था। इसके साथ ही आनंद भवन कांग्रेस और मुस्लिम लीग के लीडर्स का ये सब देखकर इंदिरा के अंदर भी ये सारी फीलिंग्स ग्रो हो रही थी। इंदिरा का बचपन ज्यादातर अकेलेपन में बीता था। वो खुद को कंपनी देने के लिए डॉल्स बनाती थी, क्योंकि जो सच्चाई वो देखती थी उसमें गिरफ्तारियां, बैठकें, विचार विमर्श और डिबेट्स के अलावा कुछ और नहीं था। इंदिरा के फादर ने उनका बहुत सपोर्ट किया और उन्हें हमेशा हौसला दिया। नेहरू परिवार की महिलाएं भी आजादी की लड़ाई में अपना पार्ट निभा रही थीं, जिसमें इंदिरा की मां कमला नेहरू का भी नाम शामिल है।
इंदिरा और उनकी मां को साथ में काफी कम समय मिलता था, लेकिन वो इस समय का बहुत अच्छे से इस्तेमाल करते थे। इंदिरा की मां उन्हें अक्सर हिंदू एपिक्स पढ़कर सुनाया करती थी और उन्हें एक स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल बनने के लिए इंस्पायर करती थी। इंदिरा का बचपन ऐसे दिग्गजों के बीच बीता था जिनसे उन्होंने बहुत कुछ सीखा। इंदिरा के बचपन का असर उनकी स्टडीज पर भी साफ झलकने लगा था। उनके फादर को उनके फ्यूचर की काफी चिंता थी और उन्होंने इंदिरा के दादा को एक लेटर लिखते हुए इस बात का जिक्र किया था। इंदिरा की एजुकेशन और उनके लिए स्कूल ढूंढना काफी मुश्किल काम था। उस वक्त कांग्रेस ने ब्रिटिश रन स्कूल्स को बॉयकॉट किया हुआ था और उनके फादर को डर था कि ऐसे इंस्टीट्यूट में जाकर इंदिरा एक कठपुतली बनकर रह जाएंगी। आखिर में इंदिरा घर पर ही प्राइवेट ट्यूशंस के जरिए अपनी स्टडीज करने लगी और इसके चलते इंदिरा का अपनी एज के बच्चों के साथ कोई कनेक्शन नहीं हो पाया। मार्च 1926 में उनकी लाइफ में एक बड़ा बदलाव आया। इंदिरा की मां, जिनकी सेहत शुरुआत से ही अच्छी नहीं रहती थी, उन्हें ट्यूबरकुलोसिस यानी टीबी की बीमारी ने अपनी चपेट में ले लिया, जिसके बाद इंदिरा अपने पेरेंट्स के साथ अपनी मां के ट्रीटमेंट के लिए स्विट्जरलैंड शिफ्ट हो गईं। आनंद भवन की चहल पहल से दूर लाइफ में पहली बार इंदिरा अपने पेरेंट्स के साथ रह रही थी और इस नई जगह के साथ उन्हें काफी सारे एक्सपीरियंसेस मिले। उनकी मां कमला की सेहत कुछ हद तक सुधरी, जिसके चलते पूरा परिवार 1927 के एंड में एक बार फिर इंडिया वापस लौट आया। भारत वापस आकर इंदिरा एक कॉन्वेंट स्कूल में गई, लेकिन वहां उनका मन नहीं लगता था। इसके अलावा वो खादी की सिंपल ड्रेसेस पहनती थी, जिसके चलते उनके क्लासमेट्स उनका मजाक बनाते थे। इंदिरा धीरे धीरे अपने आप में सिमटती जा रही थी और इस सिचुएशन के बारे में उनके फादर को बहुत अच्छे से पता था। और तो और इंदिरा का मन काफी क्रिएटिव था। वो यूनिवर्सल मिस्ट्रीज और आउट ऑफ द बॉक्स के टॉपिक्स के बारे में अक्सर पूछा करती थी। इसीलिए 1928 से नेहरू जी ने इंदिरा की एजुकेशन अपने हाथों में ले ली। वो इंदिरा को लेटर्स के जरिए अलग अलग बातें सिखाते थे, जिसमें पॉलिटिक्स, हिस्ट्री, कल्चर और साइंस के टॉपिक्स शामिल थे। इन लेटर्स का कलेक्शन आगे चलकर लेटर्स ऑफ अ फादर टू अ डॉटर नाम से बहुत फेमस हुआ। 1930 में कांग्रेस लीडर्स ने ब्रिटिश सरकार के सामने पूर्ण स्वराज की मांग रख दी थी और इस वक्त तक इंदिरा को उनके चारों ओर हो रहे बड़े और जरूरी इवेंट्स के बारे में सही मायनों में समझ आने लगी थी। इसके चलते इंदिरा ने 12 साल की उम्र में ही कांग्रेस ज्वाइन करने का फैसला लिया था, लेकिन उन्हें मना कर दिया गया। इसके बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी और वो पार्टी के बुलेटिन, झंडे और लिफाफे को कुछ बच्चों के संग एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम करने लगी। इस ग्रुप को वानर सेना के नाम से बुलाया जाता था। 1931 में इंदिरा के दादा मोतीलाल नेहरू की डेथ हो गई, जिसके बाद इंदिरा का आनंद भवन में अपने दादाजी के बिना रहना बहुत मुश्किल हो गया। इस वक्त नेहरू जी भी जेल में थे और वहीं से उन्हें लेटर्स लिखा करते थे। 1934 में इंदिरा ने अपनी लाइफ का अगला स्टेप लेते हुए रविंद्रनाथ टैगोर की विश्व भारती यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया। यहाँ टैगोर की प्रेजेंस में इंदिरा ने इंडियन कल्चर के साथ साथ बाकी सब्जेक्ट्स में भी इंटरेस्ट दिखाना शुरू किया। यूनिवर्सिटी के स्ट्रिक्ट शेड्यूल को फॉलो करते हुए इंदिरा में डिसिप्लिन की क्वालिटी भी आने लगी। इन मोमेंट्स को वो अपनी लाइफ का एक इंपॉर्टेंट पार्ट मानती थी। इंदिरा यूनिवर्सिटी को अपना दूसरा घर मानती थी, लेकिन इस वक्त भी इंदिरा के मन का अकेलापन दूर जाने के लिए तैयार नहीं था। उनके फादर जेल में थे और उनका परिवार बिखरा हुआ था। इंदिरा की मां एक बार फिर से काफी बीमार हो गई थी, जिसके ट्रीटमेंट के लिए उन्हें जर्मनी जाना पड़ा। इंदिरा भी अपनी मां के साथ उनकी देखभाल करने के लिए जर्मनी 1935 शुरू होने के साथ साथ इंदिरा का यूरोप में भी सफर शुरू हो चुका था। यूरोप में उनकी मां की सेहत में काफी सुधार आ गया था। नए एनवायरनमेंट में सेटल होने के साथ साथ इंदिरा के अंदर एक अस्थिरता भी थी। इस वक्त का जर्मनी हिटलर की हुकूमत में आगे बढ़ रहा था और इसका असर आसमान में फाइटर प्लेन से पता लगाया जा सकता था। इंदिरा ने यहां रहते हुए अपनी यूनिवर्सिटी एंट्रेंस के लिए तैयारी करने का फैसला लिया और साथ ही साथ जर्मन और फ्रेंच भाषा सीखने में भी काफी मेहनत की। इंदिरा शांति निकेतन यानी अपने घर की लाइफ को काफी मिस करती थी और उन्हें यहाँ के माहौल में एडजस्ट होने में काफी मुश्किल भी हुई। अपनी क्लास में वो सबसे बड़ी थी और इसीलिए उनका अपने क्लासमेट से इंटरैक्शन काफी कम रहता था। इस वक्त तक इंदिरा अपना शेड्यूल अपने हिसाब से सेट करने की इच्छा जाहिर करने लगी थी, लेकिन उनकी मां की देखरेख में उन्हें यह मौका नहीं मिल पाता था। कमला नेहरू की सेहत अब हद से ज्यादा खराब हो चुकी थी और उनके बचने की उम्मीद कम थी। ऐसे में जवाहरलाल नेहरू को सितंबर 1935 में जेल से रिहा किया गया, जिसके बाद वो अपनी पत्नी से मिलने यूरोप आए।
इंदिरा को अपने परिवार के साथ काफी कम समय बिताने को मिला, क्योंकि इस मुलाकात के तुरंत बाद नेहरू लंदन और पेरिस के लिए रवाना हो गए, जहां उन्हें भारत की आजादी के लिए सपोर्ट गैदर करना था। 28 फरवरी 1936 को इंदिरा की मां कमला नेहरू जी की स्विट्जरलैंड में डेथ हो गई। इस मुश्किल वक्त में इंदिरा को एक यंग पारसी स्टूडेंट का साथ मिला, जो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ रहे थे। ये स्टूडेंट और कोई नहीं बल्कि इंदिरा के होने वाले पति फिरोज गांधी थे। इंदिरा फिरोज को इलाहाबाद में उनके एक्टिविज्म के समय से जानती थी और फिरोज खुद भी भारत की आजादी के बड़े सपोर्टर थे। इस समय तक फिरोज इंदिरा से प्यार करने लगे थे और इंदिरा की मां कमला नेहरू को भी अपनी डेथ से पहले यह भरोसा था कि उनके साथ इंदिरा काफी सेफ रहेंगी। लेकिन इस वक्त इंदिरा कमिटमेंट के लिए तैयार नहीं थी। उनकी लाइफ शुरुआत से ही दुर्भाग्य से भरी थी। उन्हें अपने परिवार के साथ बहुत कम समय मिला था और अब उन्होंने अपनी मां को भी खो दिया था। 1938 के एक लेटर में नेहरू ने इच्छा जताई थी कि इंदिरा फ्यूचर में इंडिया को किसी लेवल पर सर्व करे। उनका मानना था कि यूरोप की एजुकेशन से इंदिरा में वो क्वालिटीज डेवलप होंगी जो एक अच्छे लीडर में होनी चाहिए। ऑक्सफोर्ड जाने से पहले इंदिरा ने ब्रिस्टल के एक बैडमिंटन स्कूल में एडमिशन लिया, जहां उन्होंने अपने पुराने दोस्त के साथ फ्लैट शेयर किया। पहली बार उन्होंने बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के पूरे शहर को एक्सप्लोर किया। वो कॉन्सर्ट्स, प्लेज और फिल्म देखने जाया करती थीं और अपने फादर के जानने वालों के साथ मीटिंग्स में भी मौजूद रहती थीं। इंदिरा एक यंग वुमन में चेंज होने लगी और इस वक्त उन्होंने कृष्णा मेनन की इंडिया लीग को ज्वाइन कर पॉलिटिक्स में अपनी एंट्री करी। इंदिरा ने ऑक्सफोर्ड में हिस्ट्री और एंथ्रोपोलॉजी यानी ह्यूमन साइंस के कोर्सेज करने स्टार्ट किए और उनकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी लेफ्ट विंग से काफी प्रभावित थी। इसका प्रूफ था कि उन्होंने इंग्लैंड यूनिवर्सिटी का एक लेबर क्लब भी ज्वाइन किया था। इंदिरा की पर्सनैलिटी काफी इंट्रोवर्ट थी और उन्हें बड़ी सभाओं के सामने स्पीचेस देने में दिक्कत होती थी। एक बार फिर से इंदिरा को अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ी और इसका कारण अब उनकी हेल्थ थी। उन्हें ऑक्सफोर्ड में रहते हुए फेफड़ों की बीमारी हो गई थी, जिसकी वजह से वो स्विट्जरलैंड शिफ्ट हो गई थी। 1939 में दूसरा वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया था और इस बार भी ब्रिटेन इस वॉर में भारत का साथ चाहता था। इसका सीधा मतलब थे कि मूड में नहीं थे। ये मांग नेहरू को एक्सेप्टेबल नहीं थी, जिसके बाद उन्होंने 1940 में एक स्पीच देते हुए मांग की कि ब्रिटिश इंडिया को फ्री करें। उन पर प्रोपेगेंडा फैलाने के चार्जेस लगाए गए और 4 साल की सजा सुनाई गई। इस वक्त इंदिरा भारत वापस आई, जिससे यूरोप में उनका सफर खत्म हुआ। भारत वापस आकर इंदिरा ने आनंद भवन को बदला हुआ पाया। उनके परिवार की पिछली जनरेशन अब खत्म हो चुकी थी। वापस आकर उन्होंने अपने पिता को फिरोज से शादी करने के फैसले के बारे में बताया, जिससे नेहरू काफी शॉक्ड थे। उन्होंने इंदिरा को इस फैसले पर फिर से सोचने की सलाह दी। वो अपनी बेटी को पब्लिक सर्विस में देखना चाहते थे और उनके हिसाब से ये शादी उस जर्नी में एक मुश्किल बन सकती थी। लेकिन इंदिरा का फैसला काफी क्लियर था और उन्होंने मार्च 1942 में इलाहाबाद में फिरोज से शादी कर ली। नेहरू का डर गलत साबित हुआ, क्योंकि शादी के बाद भी इंदिरा ने पॉलिटिकल एक्टिविज्म जारी रखा। यूरोप के साथ साथ इंडिया भी एक क्राइसिस से गुजर रहा था। 7 अगस्त 1942 को कांग्रेस ने क्विट इंडिया मूवमेंट अनाउंस किया, जिसके बाद कांग्रेस के सीनियर लीडर्स को फिर से जेल में डाल दिया गया था। इंदिरा को खुद इस दौरान जेल में डाला गया, जहां उन्होंने अपनी बुआ विजय लक्ष्मी पंडित के साथ 9 महीने बिताए। यह समय उनके लिए काफी ड्रामेटिक था, लेकिन उन्होंने जेल में अपने ह्यूमर से चीजें आसान बनाने की कोशिश की। 1944 में उन्होंने अपने पहले बेटे राजीव गांधी को जन्म दिया। 1945 में नेहरू को भी जेल से रिहा किया गया और इस वक्त तक यूरोप में वॉर भी खत्म हो चुकी थी। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कांग्रेस से फिर से बातचीत करना शुरू किया, जिसमें इंदिरा ने नेहरू का साथ देते हुए उनके साथ जाने का फैसला किया। पहली बार पिता बेटी पार्टनर्स की तरह काम कर रहे थे और अपने अपने तरीके से भारत का फ्यूचर डिसाइड करने में अपना रोल निभा रहे थे। इंदिरा ने इस दौरान मदरहुड के साथ साथ एक निडर लीडर की पर्सनैलिटी को भी अपना लिया था और अब वो एक लीडर बनने के रास्ते पर बेखौफ निकल चुकी थी। 1947 में भारत की आजादी के साथ इंदिरा के पिता जवाहरलाल नेहरू देश के पहले प्राइम मिनिस्टर बने। इस दौरान इंदिरा और फिरोज लखनऊ में सेटल हो चुके थे, जहां फिरोज एक न्यूज़पेपर के साथ काम कर रहे थे, लेकिन अपने पिता के अकेले रहने और प्राइम मिनिस्टर के डिमांडिंग रोल को अकेले संभालने के डर ने इंदिरा को ऑफिशियल होस्टेस बना दिया। इसका सीधा मतलब था कि अब वो इंडियन पॉलिटिक्स के सेंटर में थी। इंदिरा ने इस समय का भरपूर इस्तेमाल किया और नेशनल पॉलिटिक्स में अपनी जगह बनाने का काम किया। इंदिरा का वर्कलोड काफी हैवी था और उनके ऊपर अक्सर वर्ल्ड के बड़े लीडर्स जैसे निकिता ख्रुश्चेव,
चौ एन लाई इलेनोर रूजवेल्ट को होस्ट करने की जिम्मेदारी होती थी। 15 अगस्त 1947 का दिन इंदिरा की लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट दिन था। भारत देश ने आखिरकार आजादी की जंग जीत ली थी। इंदिरा इस दिन पार्लियामेंट में ही थी जब नेहरू ने अपनी फेमस ट्राइस्ट विद डेस्टिनी स्पीच दी थी। अगले दिन उन्होंने रेड फोर्ट पर भारत का फ्लैग रेज होते हुए भी देखा था, लेकिन इस आजादी का प्राइस भारत को सांप्रदायिक दंगे के बदले चुकाना पड़ा था। इस दौरान इंदिरा ने रेफ्यूजी कैंप्स के साथ काम करना शुरू किया था और उन्होंने कई लोगों की जान बचाई। इंदिरा ने महात्मा गांधी को उनकी मौत से एक दिन पहले देखा था। उन दोनों का रिश्ता काफी अनोखा था। दोनों अक्सर फिल्म्स के बारे में घंटों बात करते थे और अब गांधी के जाने के बाद इंदिरा ने अपने एक चाइल्डहुड हीरो को खो दिया था। गांधी के जाने के बाद नेहरू ने भी एक गाइडिंग हैंड खो दिया था और उनके सामने अब डोमेस्टिक लेवल के साथ साथ एक इमर्जिंग ग्लोबल वर्ल्ड से डील करने की भी जिम्मेदारी थी। नेहरू अब दुनिया अब यूनाइटेड स्टेट्स और सोवियत यूनियन के द्वारा लीड करने जाने वाले दो पार्ट्स में डिवाइड हो चुकी थी। नेहरू ने किसी भी खेमे को ज्वाइन नहीं किया और नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी सामने रखी, जिससे उन्हें इंटरनेशनल स्टेज पर काफी रेस्पेक्ट मिली। इंदिरा नेहरू की पर्सनल होस्टेस थी, जिसके चलते वो उनके साथ इंपॉर्टेंट फॉरेन ट्रिप्स पर जाती थी। इस रोल में इंदिरा को वर्ल्ड पॉलिटिक्स के बारे में और उसके कॉम्प्लिकेटेड इश्यूज के बारे में काफी कुछ पता लगा। इस वक्त तक उन्होंने कुछ मैटर्स भी अपने हाथ में लेना शुरू कर दिया था। ऐसा एक इंसिडेंट में देखने को मिलता है जब चाइना ने भारत पर हमला कर दिया था। नेहरू ने इस तरह के एक्ट का अंदाजा नहीं लगाया था और असम के लोगों को अथॉरिटीज ने अपने हाल पर छोड़ दिया था। ऐसे में इंदिरा ने असम के एक शहर तेजपुर जाने का फैसला किया, जो वॉर के बीच काफी मुश्किलों से घिरा था। इस वॉर के बीच इंदिरा की पॉलिटिकल लीडरशिप की क्वालिटीज सबके सामने आई। 1959 में 42 साल की उम्र में इंदिरा कांग्रेस पार्टी की प्रेसिडेंट बनी। पिता और बेटी अब पॉलिटिकल पार्टनर्स बन चुके थे। इस दौरान इंदिरा कंट्रोवर्सी के घेरे में आई जब उन्होंने अपनी इन्फ्लुएंस के चलते केरला में पहली बार इलेक्टेड कम्युनिस्ट गवर्नमेंट को गिराने में बड़ा रोल निभाया। उनके क्रिटिक्स में उनके पति फिरोज गांधी भी शामिल थे। इस वक्त तक फिरोज रायबरेली से एक रेस्पेक्टेबल पार्लियामेंट मेंबर बन चुके थे, लेकिन उनकी पर्सनल लाइफ इस जिम्मेदारी के बीच में सफर कर रही थी। वो अपने बच्चों को समय नहीं दे पाते थे और उन्हें पता था कि पॉलिटिक्स के चलते इंदिरा भी जल्द उनसे दूर होने वाली हैं। दोनों अक्सर एक दूसरे को पॉलिटिकल ग्राउंड पर ओपोनेंट के तौर पर पाते थे। फिरोज इंदिरा की पावर पॉलिटिक्स को पसंद नहीं करते थे और उनके केरला की कम्युनिस्ट गवर्नमेंट को गिराने में रोल के चलते उनसे नाराज थे। अपनी लाइफ के आखिरी फेज में फिरोज की सेहत काफी खराब रहने लगी थी और हार्ट अटैक के चलते उनकी सितंबर 1960 में डेथ हो गई। अपने पति की मौत से इंदिरा पर काफी गहरा असर। चीनी आक्रमण के बाद नेहरू की हालत भी खराब रहने लगी थी, क्योंकि चाइना का हमला उनके लिए एक पर्सनल लेवल की हार भी थी। चाइनीज फ्रंट पर इस डिजास्टर के बाद नेहरू को काफी क्रिटिसाइज किया गया, जिसके बाद वो ज्यादातर इंदिरा पर डिपेंड रहने लगे। इंदिरा उन्हें हर मुद्दे पर एडवाइस करती थी और उनकी मदद करती थी। नेहरू जी की 27 मई 1964 को डेथ हो गई। 45 साल की इंदिरा अब पूरी तरह से इस पॉलिटिकल फील्ड में अकेली थी। 1947 से 1964 के बीच उन्होंने अपने सबसे प्यारे लोगों को खो दिया था और अब उनके सामने राष्ट्रीय राजनीति, सत्ता के भूखे और रूढ़िवादी नेताओं की चुनौती थी। उन्नीस में नेहरू जी की डेथ के बाद इंदिरा के सामने कई सारे चैलेंजेस थे। अपने पर्सनल और इमोशनल लेवल पर उन्होंने पिछले 17 सालों में अपने सबसे करीबी लोगों को खोया था। पॉलिटिकली भारत एक नए दौर की तरफ जा रहा था, जहां एक बार को लग रहा था कि कांग्रेस की पावर अब खत्म हो जाएगी। 1964 में इंदिरा को राज्यसभा का मेंबर अपॉइंट किया गया और उन्होंने देश के दूसरे प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री की टीम में मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग का कैबिनेट संभाला। शास्त्री जी की ताशकंद में अचानक डेथ के बाद जनवरी 1966 में इंदिरा को उनके ओपोनेंट मोरारजी देसाई के आगे प्राइम मिनिस्टर के पद के लिए चुना गया। इस वक्त तक इंडिया की हालत भी काफी खराब हो चुकी थी। चाइना और पाकिस्तान से बैक टू बैक वॉर और दो महान प्राइम मिनिस्टर्स की डेथ, साथ ही साथ भारत सूखा, अकाल, खाने की कमी और बढ़ते प्राइसेस से भी लड़ रहा था। इस टाइम तक भारत में चावल का प्रोडक्शन लगभग खत्म हो चुका था। केरोसिन की प्राइसेस काफी बढ़ चुके थे और हर दिन देश में कहीं ना कहीं स्ट्राइक्स और दंगे होते थे। ऐसे में इंदिरा के लिए सब कुछ आसान नहीं होने वाला था। उनकी खुद की पार्टी के साथ साथ ऑपोजिशन पार्टी भी उन्हें काफी मुश्किलें दे रही थी। इंदिरा के इंट्रोवर्ट नेचर के चलते सीनियर सोशलिस्ट लीडर राम मनोहर लोहिया ने इंदिरा को सभा में सरकास्टिकली गूंगी गुड़िया का नाम दिया था।
1967 के इलेक्शंस में उन्होंने काफी कैंपेनिंग की और रायबरेली की सीट से जीत हासिल की। इसी दौरान दूसरे बड़े कांग्रेस लीडर्स अपनी सीट से हार गए थे। ये देखकर पार्टी को पता लग गया था कि इंदिरा एक वोट कैचर हैं और इसीलिए एक बार फिर उन्हें प्राइम मिनिस्टर चुना गया। अपने शुरुआती कम एक्सपीरियंस को उन्होंने अपनी लीडरशिप के बीच आने नहीं दिया। इंदिरा ने अपने 11 साल के पहले टर्म में खुद को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर लिया था। 1960 के आखिरी सालों में उन्होंने फूड शॉर्टेज को खत्म करने के लिए आइडियाज निकाले, इंडिया में ग्रीन रेवोल्यूशन को आगे बढ़ाया और फार्मर्स के लिए एग्रीकल्चरल लोन्स, फर्टिलाइजर्स और इरिगेशन लोन्स जैसी चीजों का इंतजाम किया। 1968 में उन्होंने इंडिया की बैंक इंडस्ट्री को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म करते हुए इंडिया के 14 सबसे बड़े बैंक्स को नेशनलाइज किया। इंदिरा ने इस टाइम तक पार्टी में अपनी एक सॉलिड पकड़ बना ली थी। कुल मिलाकर 1960 का दशक इंदिरा के लिए एक ट्रांसफॉर्मेटिव जर्नी का टाइम था। उन्होंने नेहरू की लेगेसी को आगे ले जाते हुए खुद को पूरी तरह से बदला और भारत की लीडरशिप की कमान संभाली। 1971 के जनरल इलेक्शन के लिए इंदिरा ने भारत की पॉवर्टी को अपना थीम बनाया। उनका स्लोगन था गरीबी हटाओ। यह स्लोगन ऑपोजिशन के मैनिफेस्टो इंदिरा हटाओ का रिस्पॉन्स था। इंदिरा ने इस कैंपेन में बहुत से एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स का वादा किया था जिससे उन्हें अच्छा नेशनल सपोर्ट मिल सके। इंदिरा का यह मूव काफी सक्सेसफुल साबित हुआ और उन्हें लोकसभा में अच्छी मेजॉरिटी मिली। उनका तीसरा टर्म शुरू हो चुका था, लेकिन इस टर्म के शुरू होने के साथ ही एक ड्रामेटिक बॉर्डर प्रॉब्लम शुरू होने वाली थी। वेस्ट पाकिस्तान में दिसंबर 1970 के इलेक्शंस में जुल्फिकार अली भुट्टो सबसे बड़ी पार्टी के लीडर बनकर सामने आए, लेकिन ईस्ट पाकिस्तान, जिसमें मेजॉरिटी लोग बंगाली बोलते थे, जहां ज्यादातर सीट्स मुजीबुर रहमान की पार्टी को मिली। क्योंकि ईस्ट पाकिस्तान की पॉपुलेशन ज्यादा थी, इसी वजह से उनके पास पाकिस्तानी पार्लियामेंट में ज्यादा सीट्स होती थीं, जिससे मुजीबुर रहमान का पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बनना तय था। भुट्टो ऐसा बिल्कुल नहीं होने देना चाहते थे, क्योंकि उन्हें डर था कि इससे उनकी पावर बहुत कम हो जाएगी। इसके बाद जो ईस्ट पाकिस्तान में हुआ उसे बर्बादी कहना एक बहुत छोटा शब्द होगा। ईस्ट पाकिस्तान पर उनकी सरकार ने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया था और उस वक्त के प्रेसिडेंट याहिया खान ने भी मुजीबुर रहमान को प्राइम मिनिस्टर बनने से रोक दिया था। इसके बाद पाकिस्तानी आर्मी ने ईस्ट पाकिस्तान में ऐसा आतंक मचाया जिससे 9 महीने के अंदर 30 लाख लोगों की जान गई। इस क्राइसिस को संभालने के लिए इंदिरा ने स्किलफुली मिलिट्री इंटरवेंशन यानी सैन्य हस्तक्षेप का आदेश दिया। उन्होंने इस मामले को बहुत ही ध्यान से संभाला, क्योंकि वो भारत की उस टाइम की सिचुएशन को जानती थी और किसी भी गलत स्टेप से उन्हें एक जंगबाज का टाइटल दे दिया जाता। उन्होंने शांत तरीके से अपनी स्ट्रैटेजी बनाई और फैसला लिया कि वो अपने पिता की 1962 वाली गलती फिर से रिपीट नहीं करेंगी। उनकी स्ट्रैटेजी इंडियन आर्मी के साथ क्लोजली प्रिपेयर हुई, जो कि सैम मानेकशॉ की लीडरशिप में थी। इंदिरा ने अपनी पॉलिटिकल मूव्स को मिलिट्री मूव्स के साथ बहुत अच्छी तरह से कोऑर्डिनेट किया। 1971 के मिड तक इंदिरा को पता लग चुका था कि डिप्लोमेटिक ग्राउंड्स पर पाकिस्तान पर कोई भी वेस्टर्न पावर प्रेशर नहीं डालेगी। 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तानी एयरफोर्स ने इंडियन एयरफील्ड्स को टारगेट किया, जिसके बाद इंदिरा ने कैबिनेट और ऑपोजिशन के साथ मिलकर देश को बताया कि भारत वॉर में इंगेज हो चुका था। इंडियन आर्मी को बंगाली गुरिल्ला फाइटर्स का काफी सपोर्ट मिला, जिन्हें मुक्ति बाहिनी कहा जाता था। यूनाइटेड स्टेट्स ने इसके बदले में इंडिया से सारी आर्थिक सहायता और मिलिट्री सपोर्ट खत्म कर दिया था। इस वक्त तक दोनों देश एक फुल आउट वॉर में थे और इंडियन गवर्नमेंट ने पार्लियामेंट में ऑफिशियली अनाउंस कर दिया था कि वो बांग्लादेश की इंडिपेंडेंट स्टेट को सपोर्ट करेंगे। पाकिस्तान की आर्मी में बड़े स्केल पर ऑर्गेनाइजेशन की कमी थी, जिसके चलते उन्हें वेस्टर्न लेवल पर काफी लॉस हुआ। 16 दिसंबर तक पाकिस्तान ने ऑफिशियल सरेंडर डॉक्यूमेंट पर साइन किया, जिससे ईस्ट पाकिस्तान की सरकार कोलैप्स हो गई और उनकी आर्मी के 93,000 सोल्जर्स ने भी सरेंडर किया। इस बड़ी जीत के बाद भी इंदिरा ने अपना नेचर शांत रखा और डिप्लोमेटिक तरीके से सोचा। भारत ने इस वॉर को पावरफुली जीता, जिससे इंदिरा की लीडरशिप वर्ल्ड स्टेज पर साबित हुई। इंदिरा को लोगों के साथ साथ ऑपोजिशन ने भी दुर्गा मां कहकर सपोर्ट किया और इसके चलते इंडिया के ज्यादातर स्टेट इलेक्शंस में इंदिरा की कांग्रेस ने जीत हासिल की, जिसे बहुत से एक्सपर्ट्स ने इंदिरा वेव का नाम दिया। 1975 भारत की डेमोक्रेटिक स्पिरिट का सबसे डार्केस्ट टाइम था और इंदिरा इसके सेंटर में थी। लेकिन यह सब कैसे हुआ, आइए समझते हैं। बांग्लादेश में जीत के बाद इंदिरा की पॉपुलैरिटी ऑल टाइम हाई पर थी। वॉर की चहल पहल के बाद लोग अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस चले गए और उन्हें उम्मीद थी कि इंदिरा अपने मैनिफेस्टो में किए गए वादों को निभाएंगी।
पूरा देश इस वक्त बहुत मुश्किल से जूझ रहा था। 1972 और 73 में मॉनसून फेल हो गया था, जिसकी वजह से खाद्य भंडार लगभग खत्म होने को आए थे। ये एक ऐसे देश के लिए बहुत बड़ा संकट था जिसका ज्यादातर अनाज पहले ही बांग्लादेशी रेफ्यूजीज को सप्लाई किया जा रहा था। बांग्लादेश वॉर पॉलिटिकल नजरिए से जितना इंपॉर्टेंट था, इकोनॉमिक व्यू से उतना ही बुरा था, और ये सिचुएशन अमेरिकन हेल्प के बिना और भी ज्यादा खराब हो चुकी थी। रेलवेज, स्टील और फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में लोगों ने काम करने से मना कर दिया था, जिसके चलते सरकार का रुख बहुत टफ था। इससे इंदिरा की पॉपुलैरिटी काफी डाउन हो गई। सिचुएशन और भी खराब हो गई जब इंदिरा की खुद की पार्टी के लीडर्स पर करप्शन चार्जेस लगना शुरू हुए। बहुत से लोगों का मानना था कि ये सब इंदिरा को पता था, लेकिन उन्होंने इसको होने दिया। इसी वक्त इंडियन इंडिपेंडेंस के एक बहुत बड़े हीरो जयप्रकाश नारायण, जिन्हें शॉर्ट में जेपी कहा जाता था, उन्होंने इस पब्लिक एंगर को करप्शन और बढ़ते दामों के खिलाफ यूज कर एक मास मूवमेंट शुरू किया। इन सब मुद्दों के बीच इंदिरा का साइलेंस उनकी सत्ता के लिए खतरनाक साबित होता दिख रहा था। धीरे धीरे स्टेट्स में उनकी पकड़ छूट रही थी और जेपी आंदोलन जोर पकड़ रहा था। इसके बाद एक बहुत बड़ी मुश्किल से इंदिरा को काफी नुकसान हुआ। 12 जून 1975 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इंदिरा की 1971 की जीत को चुनावी प्रैक्टिस के चलते शून्य घोषित किया। ये याचिका उनके लोकसभा ओपोनेंट राज नारायण ने फाइल करी थी। इंदिरा पर आरोप था कि उन्होंने इलेक्शन के वक्त गवर्नमेंट रिसोर्सेज का इस्तेमाल किया था। 4 साल तक चले केस में फैसला इंदिरा के खिलाफ आया था। कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि इंदिरा को उनकी पार्लियामेंट्री सीट छोड़नी होगी और वो 6 साल तक किसी भी इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकेंगी। लेकिन इंदिरा ने अपनी सीट छोड़ने से मना कर दिया और सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का फैसला किया। इंदिरा ने अपना ऑर्डर रीस्टोर करने के लिए ज्यादातर ऑपोजिशन लीडर्स को अरेस्ट करने का आदेश दिया और उनकी सरकार ने प्रेसिडेंट फखरुद्दीन अहमद को इमरजेंसी डिक्लेयर करने की सिफारिश भी की। इसका ऑफिशियल रीजन देश में अशांति और हिंसा को दिया गया, लेकिन लोग जानते थे कि इंदिरा ये सब अपनी गद्दी को बचाने के लिए कर रही हैं। इमरजेंसी के टाइम पर रूमर्स थे कि इंदिरा ने ट्रेड यूनियनिस्ट और सोशलिस्ट लीडर जॉर्ज फर्नांडीज को हटाने का आदेश दिया था। फर्नांडीज ने 1974 में एक नेशन वाइड रेलवे स्ट्राइक ऑर्गेनाइज करवाई थी और वो इंदिरा की पावर के लिए एक बड़ा खतरा थे। 26 जून 1975 को इमरजेंसी लागू करी गई। इमरजेंसी के चलते पूरे देश में कांग्रेस की सेंट्रल गवर्नमेंट का रूल लागू किया गया और पुलिस को कर्फ्यू और आम लोगों को गिरफ्तार करने का आदेश दिया गया। सारे पब्लिकेशंस पर बैन लगा दिया गया और सारे असेंबली इलेक्शंस को पोस्टपोन कर दिया गया। इंदिरा ने इस वक्त में कांग्रेस के उन सारे मिनिस्टर्स को हटाना शुरू कर दिया जो उन्हें अपोज करने की ताकत रखते थे और जिनका खुद इंडिपेंडेंट बेस था। इमरजेंसी इंडिया के लोकतांत्रिक दौर के लिए एक कलंक के रूप में देखी जाती थी। लोगों के मौलिक अधिकार को छीना जा रहा था और किसी भी तरह के विरोध को फोर्सफुली दबाया जा रहा था। इमरजेंसी के वक्त ही इंदिरा के छोटे बेटे संजय गांधी की इंडियन पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट के भी उन्होंने अपनी मां के जरिए बहुत ज्यादा पावर हासिल कर ली थी। फेमस हिस्टोरियन मार्क ट्यूली के हिसाब से दोनों ने इंडिया को एक पुलिस स्टेट में बदल दिया। इमरजेंसी को इंदिरा ने 2 बार एक्सटेंड किया और ये 21 महीने तक लागू रही। 1977 में जनरल इलेक्शंस में इसके चलते इंदिरा को हार का सामना करना पड़ा, जिसके चलते उन्हें अपनी गद्दी गंवानी पड़ी। 1977 के इलेक्शंस के बाद पंजाब में अकाली दल की सरकार बनी, जो कि एक सिख मेजॉरिटी संघ लीड कर रहा था। अकाली दल को तोड़ने के लिए और सिख्स के सपोर्ट के लिए इंदिरा ने रूढ़िवादी धार्मिक लीडर जरनैल सिंह भिंडरावाले को पंजाब की पॉलिटिक्स में उतार दिया। आगे चलकर भिंडरावाले की ऑर्गेनाइजेशन दमदमी टकसाल एक दूसरे धार्मिक संप्रदाय संत निरंकारी मिशन के साथ कॉन्फ्लिक्ट में आई और इसमें भिंडरावाले पर पंजाब केसरी अखबार के ओनर जगत नारायण के मर्डर का आरोप लगा। इस मैटर में अरेस्ट होने के बाद भिंडरावाले ने कांग्रेस छोड़ दी और अकाली दल के साथ हाथ मिला लिया। जुलाई 1982 में भिंडरावाले ने आनंदपुर प्रस्ताव को लागू करने के लिए कैंपेन शुरू किया, जिसमें सिख्स के लिए अलग से एक मेजॉरिटी स्टेट की मांग थी, जिसे भिंडरावाले और उसके फॉलोअर्स खालिस्तान बुलाते थे। 1982 में ही भिंडरावाले और उसके 200 फॉलोअर्स ने अमृतसर में गोल्डन टेम्पल के पास गुरु नानक निवास के नाम से एक गेस्ट हाउस में अपना अड्डा बनाया। 1983 तक मंदिर कॉम्प्लेक्स बहुत से मिलिटेंट्स के लिए एक फोर्ट बन गया था। रिपोर्ट थी कि उन लोगों के पास मशीन गन्स और सेमी ऑटोमेटिक राइफल्स थी। 23 अप्रैल 1983 को पंजाब पुलिस के डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल एएस अटवाल की गोली मारकर हत्या कर दी गई और उस वक्त के अकाली दल के प्रेसिडेंट ने इस बात को कंफर्म किया कि इसमें भिंडरावाले का हाथ था।
बहुत सी बातचीत के बाद जून 1984 में इंदिरा ने इंडियन आर्मी को गोल्डन टेम्पल में घुसकर भिंडरावाले और उसके सपोर्टर्स को मंदिर कॉम्प्लेक्स से हटाने का ऑर्डर दिया। आर्मी ने इस मिशन में तोपें और टैंक्स का भी इस्तेमाल किया और इस मिशन को ऑपरेशन ब्लू स्टार नाम दिया गया। इस ऑपरेशन में मंदिर के कई सारे हिस्से बर्बाद हो गए, जिसमें अकाली तख्त और सिख लाइब्रेरी भी शामिल थे। इसमें बहुत से फाइटर्स के साथ मासूम लोगों की भी जान गई। इंदिरा को अपने पॉलिटिकल फायदे के लिए इस हमले का ऑर्डर देने के लिए ब्लेम किया गया और उनके इस एक्शन को बहुत क्रिटिसिज्म मिला। इंदिरा को एंड में ऑपरेशन ब्लू स्टार की कीमत अपनी जान से चुकानी पड़ी। 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा के 2 बॉडीगार्ड्स सतवंत सिंह और बेअंत सिंह ने अपनी सर्विस राइफल से गोली मारकर इंदिरा गांधी की हत्या कर दी। दोनों ने मिलकर इंदिरा पर 33 शॉट फायर किए थे। हत्या के तुरंत बाद दोनों ने अपने वेपन्स ड्रॉप कर सरेंडर कर दिया। दोनों को फांसी की सजा सुनाई गई। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद पूरे देश में एंटी सिख दंगे शुरू हुए, जिसमें पूरे देश में लगभग 8000 सिख्स को कांग्रेस के लीडर्स और सपोर्टर्स ने मार दिया। इंदिरा की हत्या के बाद देश का पॉलिटिकल लैंडस्केप पूरी तरह से बदल गया और उनकी मौत के कुछ घंटे बाद ही उनके बेटे राजीव गांधी को नया प्राइम मिनिस्टर चुना गया। इंदिरा का 3 नवंबर 1984 को हिंदू ट्रेडिशंस के हिसाब से अंतिम संस्कार किया गया और इस स्पॉट को हम आज शक्ति स्थल के नाम से जानते हैं। इंदिरा गांधी इंडियन हिस्ट्री की सबसे पोलराइजिंग लीडर, यानी जो विचारों को विभाजित करने की प्रवृत्ति रखता हो, उनमें से एक थी। बचपन से ही एक ऐसे माहौल में बड़ा होना जहां सभी नेशनल हीरोज थे, उनके स्टेप्स पर चलकर अपनी खुद की इमेज बनाना उन्हें और भी ज्यादा खास बना देता है। उनकी पर्सनल और पॉलिटिकल लाइफ में बहुत से हाई और लो मोमेंट्स थे, लेकिन इसके बाद भी इंडिया की सत्ता में उनका बहुत बड़ा रोल था। वो आज तक भारत की पहली और एकमात्र फीमेल प्राइम मिनिस्टर रही हैं और उनकी लीडरशिप हम सभी को इंस्पायर करती है।